मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुमसे मुराद तुम दोनों नहीं सिर्फ तुम हो, रोशन खान ने ये कहा था। मैं उससे बहस में उलझ गया। हम दोनों बहस में पड़े थे। मुझ पर क्लैशनकोफें तानने वाले भी हम दोनों की तरफ मुतवज्जे थे। पलवशा उस वक्त फिरोज खान के करीब खड़ी थी। अचानक मेरे कानों में फिरोज खान की जोरदार कराह पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो घुटनों के बल गिर गया था और उसके क्लैशनकोफ थामते हुए पलवशा उसके अकब में हो गई थी। दाएं बाएं खड़े आदमियों ने अपनी क्लैशनकोफें उसकी तरफ सीधी की, लेकिन अगर वो गोली चलाते तो उनकी गोली पहले फिरोज खान को लगती। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने फौरन छलांग लगाई और एक हाथ हैरान और परेशान रोशन खान के दाएं कंधे से नीचे गुजार कर दूसरा हाथ उसकी गर्दन से लपेटकर उसे पीछे घसीट लिया। तकलीफ भरी आवाज उसके मुंह से खारिज हुई, लेकिन मैं उसे घसीट कर करीबी दीवार के करीब हो गया। ग्लॉक पिस्टल उसके सर से लगाकर मैं धाड़ा। अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो सर उसके जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। रोशन खान खरखराया, तुम बच नहीं सकते। मैं इत्मीनान से बोला, मगर इससे पहले तुम्हारा नंबर आएगा। पलवशा क्लैशनकोफ की नाल फिरोज खान के सर से लगाकर खुद उसके अकब में खड़ी थी। रोशन खान तकलीफ से कराहता हुआ बोला, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि फिरोज खान के एक साथी ने पलवशा की तरफ क्लैशनकोफ तान कर 2-3 गोलियां फायर की, लेकिन ये एक इज़्तिरारी हरकत थी। गोलियां फिरोज खान और पलवशा के सर के ऊपर से गुजर गई थी। उसके साथ ही वो गुर्राया, हथियार फेंक दो वरना। मगर वरना से आगे वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। रोशन खान की गर्दन से पिस्तौल हटाकर मैंने उसकी तरफ गोली दाग दी थी। वो तिरछा मेरे सामने खड़ा था। गोली उसके बाएं कान से 2 इंच ऊपर खोपड़ी में पेवस्त हो गई थी। उसके दूसरे साथी ने एकदम क्लैशनकोफ का रुख मेरी जानिब मोड़ दिया और फायर खोल दिया। 3-4 गोलियां रोशन खान की छाती में लगी थी। मैं फौरन रोशन खान के मोटे जिस्म की पनाह में हो गया। उसके साथ ही मेरे कानों में क्लैशनकोफ की मुसलसल तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी। वो पलवशा थी। उसने मजीद इंतजार किए बगैर हाथ में पकड़ी क्लैशनकोफ को ब्रस्ट पर सेट करते हुए बैरल घुमा दी थी। 3 बंदे नीचे गिरे और 4 आड़ की तलाश में भागे। मैंने एकदम पिस्तौल सीधा करते हुए 2-3 दफा ट्रिगर दबाया। 2 आदमी मजीद गिर गए थे। उसी वक्त भागते हुए दोनों आदमी एक कमरे में घुस गए। दूसरे कमरे से एक आदमी भागकर बाहर निकला और पलवशा की गोली का शिकार होकर नीचे गिर गया। हमें वहां मौजूद आदमियों की सही तादाद का अंदाजा नहीं था। मैं भागता हुआ मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। पलवशा ने मुसलसल फायर करते हुए मैगजीन खाली की और फिर हाथों में मौजूद क्लैशनकोफ नीचे फेंककर उसने एक मरे हुए आदमी की क्लैशनकोफ उठा ली। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा। पलवशा मुसलसल उस दरवाजे की जानिब फायर कर रही थी जिसमें वो दोनों गायब हुए थे। बगैर किसी शक व शुबे किए वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह मेरा साथ दे रही थी। जब तक मैंने दरवाजा खोलकर मोटरसाइकिल बाहर न निकाल ली, वो जमीन पर लेटकर कमरे की जानिब मुसलसल फायर करती रही। वो कमरे में जाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वो हमारी जानिब फायर कर सकें। मोटरसाइकिल बाहर निकालते ही मैंने हॉर्न बजा दिया। वो जमीन से उठकर उल्टे कदमों पीछे आने लगी। करीब आते ही मेरे पीछे नशिस्त संभालते हुए वो बोली, चलो। वो मोटरसाइकिल के कैरियर की जानिब मुंह करके बैठी थी। मेरी पीठ के साथ उसने पीठ जोड़ी। यकीनन वो अपने अकब को गैर महफूज नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके कहने से पहले ही मैंने क्लच छोड़कर रेस घुमा दी। मोटरसाइकिल आगे बढ़ी और उसके साथ उसने फायर खोल दिया। मैंने अपनी तवज्जो मोटरसाइकिल चलाने पर मबजूल रखी। सड़क पर चढ़ते ही मैंने पूछा, कहाँ जाना है? बोली, अंगूर अड्डे तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। बेहतर यही है कि मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक के हवाले करके पैदल ही कहीं निकलते हैं। ये कहते हुए वो घूमकर सीधी बैठ गई, क्योंकि कबील खान के आदमी अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा, दिमाग तो ठीक है? वो बोली, ठीक होता तो तुम्हारे साथ होती। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, बड़ा एहसान है तुम्हारा। ये जो अभी भुगत कर आ रहे हैं इसकी वजह तो मैं ही हूँ। वो बोली, अगर वजह मैं हूँ तो तुम्हारे जैसे अनाड़ी निशानेबाज का सामना भी तो मुझे ही करना पड़ा। हा 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 हा। मैंने हंसते हुए कहा, सही कहा। इस मर्तबा मैंने खुले दिल से कहा लगाया था। उसने भी मेरी नकल उतारते हुए मुझे चिढ़ाया। मुझे मालूम था कि कबील खान के आदमी हमारी तलाश में सड़क पर ही हरकत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उस वक्त तक सड़क नहीं छोड़ सकता था जब तक किसी महफूज जगह पर न पहुंच जाऊं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि उनके जो आदमी अंगूर अड्डे में मौजूद थे वो हमें पकड़ने में अपने आदमियों की मदद कर सकते थे, जैसे उन्होंने हमें अलाम खेल में घेर लिया था। ये सोचते ही एकदम मैं रुक गया। अब क्या हुआ? मैंने कहा, कहीं उनके आदमी रास्ते ही में हमारे मुंतजिर न हो। मैंने दिल में पलने वाला अंदेशा उसके सामने रख दिया। वो बोली, इसीलिए तो पहले मना कर दिया था, मगर तुमने पहले किसी की सुनी नहीं। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने मोटरसाइकिल उस जानिब बढ़ा दी जिस तरफ मैं और सरदार कबील खान के साले खायस्ता गुल को लेकर गए थे। वो बोली, अब किस तरफ चल पड़े? मैंने कहा, फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए हमें किसी ऐसी जगह छुपना पड़ेगा जहाँ कबील खान के आदमी हमें ढूंढ न सकें।
बोली बड़े अक्लमंद हो गए हो। और उसके साथ ही उसने मेरे पेट में उंगली चबोते हुए कहा। मैंने भी बुरा मनाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश न किया करो। वो बोली, उफ, कसम से कितना दिखावा करते हो, वरना ग्लास पर गोली चलाते वक्त तुम्हारा सांस निकला जा रहा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, वो इस वजह से कि मैं नहीं चाहता था कि कोई बेगुनाह मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो। वो बोली, बस करो यार, मैं जानता हूँ। मैं उसकी फजूल बातों का जवाब दिए बगैर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता रहा। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। बोली, अगर मुझे मोटरसाइकिल चलाने दो तो शायद हम किसी महफूज जगह पहुंचने में आसानी हो। मैंने कहा, आराम से बैठी रहो। उसे झिड़कते हुए मैंने रफ्तार तेज कर दी। तमाम रास्ता पथरीला था। मोटरसाइकिल उछलती हुई आगे बढ़ती रही। हेडलाइट जलाना मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना रोशनी के दूर से नजर आने का खतरा बहुत ज्यादा था। उस वक्त हम एक नाले में सफर कर रहे थे। आगे जाकर ये उस नाले के साथ मिल रहा था जिसमें हमने खाइस्ता गुल को कत्ल किया था। लेकिन मैं उस तरफ नहीं मुड़ा था क्योंकि उस नाले में 200-300 मीटर आगे जाकर चढ़ाई इतनी सख्त हो जाती थी कि मोटरसाइकिल पर सफर करना नामुमकिन रहता था। नाला पहले तो सड़क के साथ मुतवाजी चलता रहा, आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क से दूर हटने लगा। सड़क हमारे दाएं हाथ रह गई थी। अंधेरा मजीद गहरा होने लगा था। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि ये नाला आगे किस जगह जाकर निकलेगा? वो बेपरवाही से बोली, जब तुमने अपनी मर्जी ही करनी है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो, क्योंकि तुम मेरे साथ काम करने का मुआवजा वसूल करके खर्च भी कर चुकी हो। मेरे लहजे में तंज की बजाय मिजाह का अंसर नुमाया था। जाने क्यों उससे बेतकल्लुफ होने को दिल करने लगा। वो बोली, बहुत बातें करनी आ गई हैं। उसने तंजिया अंदाज अपनाने की कोशिश की मगर लहजे में शामिल खुशी छुपा न सकी। मैंने कहा, मोहतरमा, इस बार दुश्मन के हाथ चढ़ गए तो पूछगिछ में वक्त जाया नहीं करेंगे। वो बोली, पहली बात तो ये कि मैं मोहतरमा नहीं हूँ और तुम बार बार मुझे इसी से मुखातिब कर रहे हो। दूसरा, पहले हम बेखबरी में मार खा गए थे। मैंने कहा, अब कौन सी तोप तुम्हारे पास है? एक क्लैशनकोफ और पिस्तौल से कब तक मुकाबला करेंगे? वो जोरदार अंदाज में बोली, डरपोक। और फिर मेरे जवाब देने से पहले मोटरसाइकिल झरझरा कर खामोश हो गई। यकनशुद्ध दो शुद्ध खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते मैं नीचे उतर गया। वो भी खामोशी से नीचे उतर गई। करीब मौजूद 2 दरख्तों के एक छोटे से झुंड में मोटरसाइकिल छुपाकर मैं उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। उसके हयूले को देखकर अंदाजा होता था कि वो भी मेरी जानिब मुतवज्जे थी। मैंने पूछा, अब क्या करें? वो बोली, मुझे क्या मालूम, मैं तो यूं भी बकौल तुम्हारे मुलाजिम हूँ। मैंने कहा, इसमें शक ही क्या है? ये कहकर मैं नाले ही में आगे बढ़ गया। वो बोली, तो फिर पूछते क्यों हो? मैंने कहा, मालिक का पूछना और मुलाजिम का जवाब देना फर्ज बनता है। वो बोली, चलो वो तो बात का मामला है, पहले तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो। मैंने पूछा, किस खुशी में? बोली, क्योंकि वो तुम मेरे हवाले कर चुके थे। मैंने कहा, याद करो, आर्जी तौर पर दिया था। बोली, नहीं, कोई आर्जी नहीं दिया था और इस बारे में पहले बता चुका था। करीब पहुंचकर उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे रुकने पर मजबूर किया और तुम ये क्लैशनकोफ अपने पास रखो। पिस्तौल उसके हवाले करके मैंने क्लैशनकोफ थामी और मुंह बनाते हुए कहा, जानती हो ये पिस्तौल तुम्हारी क्लैशनकोफ से 6 गुना ज्यादा कीमती है। वो इत्मीनान से बोली, ये तो यूं भी मेरा मुआवजा है। मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा, मार खाने के लिए कोई मौका महल भी देख लिया करो। बोली, मेरा ख्याल है आज 2-2 हाथ हो जाने चाहिए ताकि तुम्हारी ये गलत फहमी तो दूर हो जाए। उसने पीछे से मेरी कमीज को पकड़कर खींचा। मैंने कहा, हर वक्त हिमाकत के मूड में न रहा करो। एक झटके से उसके हाथ से कमीज छुड़ाकर मैं आगे बढ़ गया। बुज़दिल, सिर्फ बातें करना आती हैं, चिढ़ाने वाले अंदाज में कहते हुए वो मुझसे आगे बढ़ गई। चढ़ाई शुरू हो गई थी और चढ़ाई चढ़ने में पूरी कोशिश के बावजूद मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाता था। इसलिए मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करने की बजाय उसके अकब में चलता रहा। ऑक्सीजन की सतह उस इलाके में बहुत कम है, इस वजह से थोड़ी सी मुशक्कत ही से बहुत सांस चढ़ जाता है। थोड़ा सा चलते हुए पलवशा ने अपना रुख तब्दील कर लिया था, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछने की जरूरत इसलिए भी महसूस नहीं की कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा उस इलाके से वाकिफ थी। 16-17 का चांद निकल आया था, लेकिन अभी तक वो मशरकी जानिब मौजूद बुलंद पहाड़ की ओट में था। इसके बावजूद अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। चढ़ाई चढ़ते ही हमें सड़क नजर आने लगी थी। 3 गाड़ियां अंगूर अड्डे की तरफ जा रही थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गाड़ियां कबील खान के आदमियों की ही थीं, लेकिन ये यकीनी बात नहीं थी। हो सकता था कि वो कोई और लोग हों। पलवशा तेज रफ्तारी से अपने रास्ते पर बढ़ी थी। मैं मुश्किल से उसका साथ दे पा रहा था। वो पहाड़ी की बुलंदी पर आगे बढ़ती रही। घंटा भर इसी तरह चलने के बाद वो एक नाले में उतरने लगी। चांद की रोशनी में हमें रास्ता वाज़े नजर आ रहा था। नाले में उतरकर वो उसी नाले में आगे बढ़ने लगी। मैं भी खामोशी से उसकी मैयत में चल पड़ा। वो पहाड़ी इलाके में चलने की माहिर थी और उसकी वजह यही थी कि पहाड़ों ही में पली बड़ी थी। उसके साथ मुजाहिदीन के माहिर लड़ाकों से लड़ाई भिड़ाई की तरबियत भी हासिल कर चुकी थी। एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर होने के बावजूद मुझे लगता था कि वो मुझसे ज्यादा सख्त जान है। उसका तजुर्बा मुझे तब हुआ था जब मैं उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बावजूद उससे फकत नाम ही ना उगलवा सका था। उसने काफी देर से छाई खामोशी को तोड़ा। थक तो नहीं गए? मैंने कहा, चलते रहो। उसने रुकते हुए पूछा, अगर चाहो तो चंद मिनट आराम कर लेते हैं। मैंने कहा, जरूरत नहीं, और मैं उससे आगे बढ़ गया। बोली, अच्छा, मैं थक गई हूँ, चंद मिनट आराम कर लेते हैं।
इस मर्तबा उसने अपना नाम लिया, लेकिन इतना तो मैं जानता था कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी थी। मैं एक करीबी पत्थर पर बैठते हुए मुस्कुराया। थक गई हो या थक गए हो? वो मेरे सामने पत्थर पर बैठ गई। बोली, मेरी मर्जी, जो कहूँ, अलबत्ता तुम मुझे लड़का ही समझो। मैंने पूछा, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बोली, 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैंने पूछा, इसका मतलब है रात चलते हुए बीतेगी? उसने संजीदा लहजे में मशवरा दिया, अगर चाहो तो कोई मुनासिब जगह देखकर आराम कर लेते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं। वो उठकर चल पड़ी तो फिर चलो। हमारा सफर दोबारा शुरू हुआ। नाला दर नाला हम तेज रफ्तारी से चलते रहे। रस्ते में 2-3 दफा पानी पीने के लिए रुकने के अलावा हम न रुके। रात कोई 1 बजे का अमल होगा जब हम कमांडर नसरुल्लाह की बैठक के सामने पहुंचे। चाबी मेरी जेब में मौजूद थी। चारपाई पर ढेर होते हुए वो पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, सख्त भूख लग रही है। भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन उस वक्त खाने का बंदोबस्त होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से एक कोने में लटकी लालटेन जलाने लगा। उसने कहा, हमें चंद दिन तक छुप कर रहना पड़ेगा और बेहतर होगा तुम इस बैठक से बाहर न निकलना, जबकि मैं कुछ दिन अपने घर गुजारूंगा। मैं गहरा सांस लेते हुए चारपाई पर बैठ गया। वो बोली, ऐसा करो, एक मुखाबरा मुझे दे दो। मैं रोजाना रात को 8-9 बजे के दरमियान मुखाबरा ऑन रखूंगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो मुझे बुला लेना, वरना हफ्ते के बाद मैं आ जाऊंगा और इकट्ठे बैठकर कोई लाया अमल बना लेंगे। मैं तंजिया लहजे में बोला, मेरा ख्याल है ये तय करना मेरा काम है कि हमें क्या करना है। उसने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, राजा साहब, इन हालात में इससे बेहतर तुम कुछ सोच ही नहीं सकते। चंद दिन तक कबील खान के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में सरगर्दा रहेंगे, और उनमें कम से कम 2 आदमी ऐसे जरूर थे जो हमें शक्ल से जानते थे, बल्कि सकलैन खान के बेटे की शादी में शिरकत करने वाले तमाम अफराद हमें शक्ल सूरत से पहचानते हैं। गो वो कबील खान के आदमी तो नहीं है, मगर उनमें कई एक ऐसे जरूर होंगे जिनके कबील खान के मुख्तलिफ आदमियों से अच्छे ताल्लुकात होंगे, इसलिए हमारा चंद दिन तक मंजर आम से हट कर रहना बेहतर है। मैंने कहा, तो क्या चंद दिन के बाद वो हमारी तलाश तर्क कर देंगे? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, लेकिन तलाश में वो तुंदी नहीं रहेगी। मैंने कहा, मेरे सफरी थैले से एक आईकॉम और उसकी फालतू बैटरी निकाल लो। मैंने मेज पर पड़े अपने थैले की जानिब इशारा करते हुए गोया उसके साथ मुत्तफिक होने का ऐलान किया। मेरा थैला खोलते ही उसने आईकॉम सेट और उसकी बैटरी निकाल कर कहा, याद रखना, चैनल नंबर 11 पर रात 8 से 9 बजे के दरमियान मैं मुखाबरा ऑन किया करूंगी। उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम अभी जा रही हो? असबात में सर हिलाते हुए वो शरारत से मुस्कुराई, हाँ, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है, और फिर मैंने शादी में डांस करके कुछ रकम भी इकट्ठी कर ली है। इससे पहले कि तुम ये रकम चोरी कर लो, मैं ये भी अम्मी जान के हवाले कराऊं। मैंने सर झटकते हुए कहा, फजूल। बोली, वैसे याद आया, तुम मेरी क्लैशनकोफ कहाँ फेंक आए थे? मैंने कहा, बड़ी जल्दी याद आया। बोली, नहीं, याद तो काफी देर से था, पूछने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा, सकलैन खान की बैठक से निकलते वक्त मैंने पास खड़े आदमी के हवाले कर दी थी ताकि किसी को शक न हो कि मैं भागने के चक्कर में हूँ। इस बात में सर हिलाते हुए उसने गहरी निगाह मुझ पर डाली। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो अजीब से लहजे में बोली, अपना ख्याल रखना और दरवाजा याद से कुंडी कर देना। ये कहकर वो बाहर निकल गई। दरवाजा कुंडी करने से पहले मैंने बाहर झांका। वो तेज कदमों से वहां से दूर जा रही थी। दरवाजा कुंडी करके मैं अंदर आ गया। मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। दरवाजा खोलने से पहले मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुबह के 7 बज रहे थे। दरवाजा खोलने पर सफेद रीश कमांडर नसरुल्लाह का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए वो अंदर दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम कहकर मैंने उसका मुसाफे के लिए बढ़ाया हुआ हाथ थामा। उसने पुरशफकत मुस्कुराहट से पूछा, मेरा ख्याल है पहले मैं नाश्ता ले आऊं? मैंने ताईद में सर हिलाया, बहुत अच्छा ख्याल है। बोले, अकेले हो या पलू खान साथ है? मैंने कहा, अकेला हूँ, लेकिन नाश्ता आप 2 बंदों का ही लाएं, कल रात का खाना नहीं खा सका। मेरी बात पर वो इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। उसने भी मेरे साथ ही नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान ही मैंने उसे कल के वाकये के बारे में तफसील से बता दिया। तमाम तफसील खामोशी से सुनकर उसने मुझसे मोटरसाइकिल छुपाने की जगह के बारे में पूछा और कहने लगा, मोटरसाइकिल की फिक्र न करो, मैं मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा, कहीं मोटरसाइकिल की वजह से आप लोगों पर तो कोई बात ना आ जाए? वो बोले, बिल्कुल भी नहीं, मोटरसाइकिल के अंदर तब्दीलियां करना कौन सा मुश्किल काम है। यूं भी यहाँ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कागजात और नंबर प्लेट वगैरह नहीं होती। और मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। नाश्ते के बाद वो बर्तन समेट कर बैठक से निकल गया, जबकि मैं एक बार फिर आराम के लिए लेट गया। अगले 2 दिन मैंने बैठक में आराम करते गुजार दिए। तीसरे दिन कमांडर नसरुल्लाह नाश्ता लेकर आया तो बैठते साथ कबील खान का जिक्र छेड़ दिया। बोला, कबील खान अफगानिस्तान से वापस पहुंच गया है और कल अपनी तबाहशुदा हवेली का जायजा लेने गया था। सुना है वो जल्द से जल्द अपनी हवेली दोबारा तामीर करना चाहता है। मैंने कहा, लाजमी बात है, उसका याशी का अड्डा जो है। और नाश्ते की तरफ मुतवज्जे होते हुए मैंने पूछा, वैसे आपको कैसे पता चला? यकीनन मुजाहिदीन उसकी नक्लो हरकत
حرکت پر تو نظر رکھتے ہوں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، بالکل صحیح، بس گزشتہ رات اتفاقاً اس کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی تھی، میرا پرانا شناسا ہے، گپ شپ کے دوران ہی یہ سب پتہ چلا۔ شاید وہ آج بھی وہاں جائے، کمانڈر نصر اللہ نے ایک اور انکشاف کیا۔ میں حیرانی سے اس کی جانب متوجہ ہوا، کیا یہ یقینی بات ہے؟ معنی خیز لہجے میں وہ بولا، ایک خبر ملی تھی بھائی جو آپ کے سامنے دہرا دی، اور برتن سمیٹنے لگا۔ میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، شکریہ جناب۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ خبر مجھ تک کیوں پہنچا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر تو شش و پنج میں ڈوبا رہا کہ وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ آخر میں جانے کا ارادہ غالب آ گیا۔ دن کے 10 ساڑھے 10 ہونے کو تھے، میں تیار ہو کر بیٹھک سے نکل آیا۔ اگر رات کو یہ بات معلوم ہوئی ہوتی تو شاید میں پلوشہ کو بھی بلوا لیتا۔ گو وہ نرا سردرد ہی تھی، لیکن قبیل خان کے خلاف کام کرتے وقت اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ البتہ اس وقت اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے میں اکیلا ہی چل پڑا۔ تباہ شدہ حویلی تک جانے کا جو راستہ پلوشہ نے ہمیں دکھایا تھا وہ آسان ہونے کے ساتھ مختصر بھی تھا۔ 2-2:30 بجے تک میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ گھنے درختوں اور گنجان جھاڑیوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے میں چکر کاٹ کر حویلی کے عقب میں موجود پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہاں بلندی سے میں حویلی کی جگہ کا آسانی سے جائزہ لے سکتا تھا۔ میں درختوں کے جھنڈ سے نکل کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا، جھٹکا لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی گرم انگارہ میرے بائیں کندھے میں گھس گیا ہو۔ میں کولہوں کے بل نیچے گرا اور جلدی سے جھاڑیوں میں رینگ گیا۔ یقیناً اس پہاڑی پر قبیل خان کے آدمی موجود تھے۔ میں کچھ زیادہ ہی بے احتیاطی کا مظاہرہ کر بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ میں تھامی ہوئی ڈریگنوف کو دیکھ کر انہوں نے للکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قبیل خان وہاں پہنچا ہوا تھا اور اس کے محافظ چوکس تھے۔ ایک اور برسٹ فائر ہوا، گولیاں اسی جھاڑی کی طرف آئی تھی۔ میں جھک کر وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ 15-20 گز دور آ کر میں بھل بھل کرتے خون کو روکنے کے لیے زخم پر اپنی چادر باندھنے لگا۔ گولی گوشت کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی کی گولی کا شکار بنا تھا۔ شروع میں گولی لگنے کی تکلیف بالکل نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے بعد لمحہ بلمحہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ دور مجھے کسی کے چلا کر کچھ کہنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور میرے لیے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا، خاص کر اس حالت میں تو میں رائفل چلانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ زخم پر کپڑا لپیٹ کر میں وہاں رکا نہیں تھا، کیونکہ زخم سے ٹپکتے خون کے قطرے میرے چھپنے کی جگہ کو افشا کر سکتے تھے، اور اس وقت میرے دماغ کندھے کی تکلیف کو بھلا کر جان بچانے کی تجویز سوچنے میں سرگرداں تھا۔ چادر لپیٹنے کے بعد خون بہنا تقریباً رک گیا تھا۔ جو تھوڑا بہت نکل رہا تھا وہ بھی چادر میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ میں تیز قدموں سے وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ عقبی جانب مجھے 2-3 برسٹ سنائی دیے۔ یقیناً وہ خامخواہ گولیاں ضائع کر رہے تھے۔ درختوں کی بہتات اور جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ میرے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا قبیل خان کے ذاتی محافظ میری تلاش میں زیادہ دیر سر نہیں کھپا سکتے تھے۔ میرے کندھے کا درد مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ رائفل سے سلنگ نکال کر میں نے گلے میں ڈالی اور مضروب بازو کو اس میں لٹکا لیا، کیونکہ کسی سہارے کے نہ ہونے کی وجہ سے زخم میں درد مزید بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میرا رخ اسی غار کی طرف تھا جہاں میں نے پلوشہ کو زد و کوب کر کے اس سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے میری رفتار میں کمی آ گئی تھی۔ مجھے سخت قسم کی نقاہت محسوس ہونے لگی، لیکن میں آہستہ روی سے چلتا رہا۔ کلاشنکوف کی گولی میرے کندھے میں موجود تھی۔ اگر وہ جلدی باہر نہ نکالی جاتی تو یقیناً گولی کا زہر پھیل کر میرے کندھے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت مجھے کسی ساتھی کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ اگر پلوشہ بھی میرے ساتھ موجود ہوتی پھر بھی مجھے کافی آسرا ہوتا۔ پتہ نہیں وہاں سے پلوشہ کے ساتھ رابطہ ممکن تھا یا نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ البتہ کسی بلند جگہ پر جا کر میں اس تک اپنی آواز پہنچانے میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور اس وقت مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ اس سے مدد لینے کا خیال آتے ہی میرے ذہن میں 3-4 دن پہلے اپنے کہے ہوئے الفاظ گونجے، جب اس نے مجھ سے مدد مانگتے وقت کہا تھا، دیکھ لو راجا، ہم دشمن صحیح پر قبیل خان کی موت تک ساتھی ہیں، کسی وقت تمہیں بھی مجھ سے کام پڑ سکتا ہے۔ اور جواباً میں نے کہا تھا، تمہیں کام بتانے سے پہلے میں خودکشی کرنا پسند کروں گا۔ اس کی توہین کرنے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود اس کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ وقفے سے کلاشنکوف کے فائر کی آواز میرے کان میں پڑ رہی تھی۔ پلوشہ نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان آئی کام آن کرے گی، اور اب مجھے 8 بجنے کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 4 بجنے والے تھے۔ 8 بجنے سے 4 گھنٹے اب بھی بقایا تھے۔ اس وقت میں اس غار سے جہاں میں نے اور سردار نے بسیرا کیا تھا 1.5-2 کلومیٹر ہی دور رہا ہوں گا، مگر اپنی حالت کے پیش نظر وہ ذرا سا فاصلہ مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر دم لینے کے لیے میں نے نیچے بیٹھ کر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ اسی وقت مجھے عقب سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، الکانو واپس ہو، لڑکو واپس چلو، وہ بھاگ گیا ہوگا۔ وہ میرے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ اپنی نقاہت اور درد کو پس پشت ڈال کر میں فوراً قریبی جھاڑی میں رینگ گیا۔ وہ سرسری انداز میں دائیں بائیں دیکھتے آ رہے تھے، ورنہ وہاں جھاڑیوں کے اتنے جھنڈ
تھے कि उन्हें खंगालने की सूरत में वो अभी तक 10-15 गज आगे भी न बढ़ सके होते। एक और आदमी ने ख्याल जाहिर किया, वैसे उसे गोली तो लगी है, शायद ज्यादा दूर न जा सके। पहले वाले आदमी ने कहा, यार शाहजेब कह रहा था कि उसे गोली बाजू में लगी है, उसकी टांगे तो सलामत हैं और वो ये भी जानता है कि यहाँ रुकने की सूरत में उसकी मौत यकीनी है। एक और आवाज आई, वैसे शाहजेब खान को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था, उसे कुछ करीब आने देता तो बासानी जिंदा पकड़ा जा सकता था। चारों थोड़ा सा फैलकर एक कतार में आगे बढ़ते आ रहे थे। मैं दम साधे उसी जगह दुबका रहा। चलते चलते वो किसी घने झुंड में एक दो छोटे छोटे ब्रस्ट फायर कर देते, गोया दाएं बाएं फैले दरख्तों के घने झुंडों की वो फायर ही के जरिए छानबीन करते आ रहे थे। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर गुजरते चले गए, लेकिन वहाँ से वो ज्यादा आगे नहीं गए थे और 50-60 गज आगे जाकर पीछे मुड़ाए। वापसी पर उनमें से एक तो बिल्कुल मेरे पास से गुजरा था, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे की बातों की तरफ था। उनका तलाशी लेने का अंदाज किसी नापसंदीदा काम को सरंजाम देने जैसा था। लगता था वो किसी नागवार हुक्म की बजा आवरी के लिए उस तरफ आए हों। उनके गुजर जाने की थोड़ी देर बाद तक मैं लेटा रहा और फिर झाड़ी से बाहर निकल आया। मेरे जिस्म का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और सही तरीके से चलना भी दुश्वार हो रहा था। उस वक्त जरूरी था कि मैं किसी करीबी आबादी का रुख करता, मगर इस हालत में वहाँ से अंगूर अड्डे तक चल कर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सबसे बेहतर पलवशा ही से राब्ता था, लेकिन एक तो उससे बात करने के लिए मुझे रात 8 बजे का इंतजार करना पड़ता, दूसरा वहाँ जंगल में मुश्किल थी कि उससे बात हो पाती। उससे बात करने के लिए मेरा किसी बुलंदी पर पहुँचना जरूरी था और उस वक्त बदकिस्मती से मैं हमवार जमीन पर बमुश्किल चल पा रहा था, तो बुलंदी पर कैसे चढ़ता? मगर उसके अलावा कोई चाराकार नहीं था। मैं आहिस्ता रवि से करीबी पहाड़ी की तरफ बढ़ता रहा। सबसे मुनासिब गार वाली पहाड़ी थी। 2-2.5 किलोमीटर का फासला तय करने में मुझे 2-3 घंटे लग गए। जब मैं गार से 50-60 गज के फासले पर पहुंचा, उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरे पास इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 1.5 घंटे का वक्त मौजूद था, लेकिन उस वक्त मेरी जो हालत थी उससे मैं या मेरा रब्बे करीम ही वाकिफ था। नकाहत, कमजोरी, बुखार और दर्द की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया था। यूं लग रहा था कि मैं ज्यादा देर दर्द का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ जान बचाने की जबिल्लत मुझे तहरीक दिए हुए थी। मैं रेंगने की रफ्तार से बुलंदी का सफर तय करने लगा। पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ते वक्त सेहतमंद शख्स का सांस फूल जाता है। मैं तो घायल था। वहाँ ऑक्सीजन भी कम थी और उसके साथ बुखार भी मुझे अपनी लपेट में ले चुका था। गोया एक साथ मुझ पर कई मुसीबतें टूट पड़ी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।